सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि आज हम लोग CMAED के MCQ क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है द टेक्निक विच इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड इज। ठीक है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें अपनी एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है? PERT, CPM, बोथ CPM एंड PERT एंड नाइदर CPM नॉर PERT। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो एक्टिविटी होती है अपनी, जो CPM यहाँ लिखिए CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये जो होता है ये आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। और जो आपका पार्ट होता है ये आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखो याद रखो, ये जो आपका ई है, ठीक है ना, पार्ट में ई आता है, ठीक है, तो इवेंट में भी ई आता है। CPM में कुछ नहीं आ रहा है, तो याद रखना एक इवेंट ओरिएंटेड होता है, एक एक्टिविटी होती है। तो इवेंट में पार्ट में ई आएगा तो इवेंट वाला होगा, बाकी एक्टिविटी है तो वो CPM हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? CPM। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नोन एज। तो एज हमें कौन सी पर्टिकुलर एक्टिविटी ऐसी है जो उससे हम डिलेट कर सकते हैं बिना अफेक्ट किए हुए प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी को? तो यहाँ पे ऑप्शन है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो ये फ्लोट होते क्या, पहले ये देख लो। ये था आपका आंसर 1, ये आपका आंसर 2। तो सबसे पहले देखो टोटल फ्लोट क्या होता है। तो टोटल फ्लोट की बात करोगे तो टोटल फ्लोट हमारे ऐसे फ्लोट होते हैं, हमारी ऐसी एक्टिविटी होती है जो सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट्स करती है। ठीक है, तो टोटल फ्लोट्स ऑफ एन एक्टिविटी अफेक्ट्स succeeding and preceding activities। ठीक है, ये सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग एक्टिविटी को इफेक्ट्स करती है। फिर था अपना फ्री फ्लोट। अब ये फ्री फ्लोट क्या होते हैं? तो जो फ्री फ्लोट होते हैं ये केवल प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट्स करते हैं। तो इट अफेक्ट्स ओनली प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट अपना इंटरफेयरिंग फ्लोट, इंटरफेयरिंग फ्लोट। तो इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या करता है? ये मतलब इंटरफेयरिंग फ्लोट को हम ऐसे बोले कि अनदर फॉर्म है तुम्हारा हेड इवेंट स्लैग का। ठीक है, तो हेड इवेंट स्लैग मालूम होगा, इज अनदर फॉर्म ऑफ हेड इवेंट स्लैग। ठीक, नेक्स्ट कौन सा था अपना? इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है ये ना ही ये अफेक्ट करता है तुम्हारा प्रीसीडिंग को और ना ही ये करता है तुम्हारा उसको सक्सीडिंग को, प्रीसीडिंग नॉर सक्सीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो उसको हम डिले कर सकते हैं टाइम को विदाउट अफेक्टिंग प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटी के। तो ये होती है इंडिपेंडेंट फ्लोट। ठीक, इंडिपेंडेंट फ्लोट होती है।
नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो। अब एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली किसको फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, ठीक है ना। ये पर्ट के लिए और सीपीएम के लिए, दोनों के लिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को करता है, ठीक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्ट इवेंट। तो कौन सा आपका पर्ट इवेंट नहीं है, ठीक। तो देखो साइट इन्वेस्टिंग स्टार्टेड, सेशनल वर्क कंप्लीटेड, बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, द क्लास इज बीइंग अटेंडेड। तो देखो जो पर टेक्निक होती है यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड फिनिश इवेंट, ठीक। ऐसे हम समझो, देखो बता, अब पर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो पर्ट में क्या होता है, काम कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो सीपीएम होता है, सीपीएम में आपका काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे देखो जो क्लास इज बीइंग अटेंडेड, तो क्लास आपने क्या की है, ये चल रही है, ठीक है, मतलब कि ये रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क है। जो क्लास है, आंसर जो भी था देख लेंगे अभी। तो जो अटेंडिंग क्लास है, अटेंडिंग क्लास इज अ रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क। तो ये कौन सी कहलाएगी, सीपीएम एक्टिविटी। इट वुड बी सीपीएम एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है ना, रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क है। क्लास इज बीइंग अटेंडेड, ठीक। तो डी हो जाएगा। तो डी जो है आपका, ये पार्ट इवेंट नहीं है। बाकी में देखो सब में काम, साइट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, सेशन वर्क कंप्लीटेड हो गया, बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, जयपुर से चल गई, लेकिन क्लास इज बीइंग अटेंडेड, क्लास अभी चल रही है, तो रिपीटेटिव टाइप ऑफ वर्क है। नेक्स्ट है इन पर्ट टेक्निक कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड। तो पर्ट टेक्निक में एक्टिविटी को कंप्लीशन को क्या कहते हैं, हेड एक्टिविटी, हेड इवेंट, टेल एक्टिविटी, टेल इवेंट। देखो कौन सा क्वेश्चन था ये पांचवा, तो ऊपर वाला चौथा था, ये हो गया आंसर 5। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये तुम्हारी एक्टिविटी है 1, ठीक, ये यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गई 2 पे। तो ये कौन सा इवेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा टेल इवेंट। इसको क्या बोलोगे, हेड इवेंट। और यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी 1, 2, ठीक है। तो भाई वही चीज़ है ना कि जब पर टेक्निक में आपका कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो उसको हम लोग फिनिश इवेंट बोलते हैं या फिर हेड इवेंट बोलते हैं। इसको हेड इवेंट भी बोल सकते हैं या फिर फिनिश इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कीपर टेक्निक में कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो गई तो उसको हम लोग हेड इवेंट या फिर फिनिश इवेंट बोलते हैं। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन द फेलियर रेशियो ऑफ अ मशीन has been established as 25 failure during every 1000 hours of operation, the mean time before failure। तो मीन टाइम निकालना है, ठीक है। 25 फेलियर ड्यूरिंग एवरी 1000 घंटे पे, 1000 घंटे के दौरान 25 बार फेलियर हो रही है, तो इसका मीन टाइम निकालना है। तो मीन टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, आंसर 6। तो मीन टाइम के लिए मीन टाइम बिफोर फेलियर इक्वल टू 1000 घंटा अपॉन 25 टाइम्स बार वो हो रहा है, तो ये निकाल लो, 25 40 आ गया, तो 40 आवर्स आ जाएगा। ऑप्शन में है देखो 40 आवर्स है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मीन टाइम बिफोर फेलियर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, if the optimistic time, most likely time and pessimistic time for activity A are 7, 8 and 9 respectively, and for activity B are 6, 7.5 and 12 respectively, then तो देखो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कुछ इस प्रकार, आंसर है 7वां शायद, ठीक। तो पहले बात करते हैं एक्टिविटी ए की। एक्टिविटी ए की बात कर लो, इधर एक्टिविटी
बी की बात कर लो, ठीक। अब हमें यहाँ पे टी नॉट देख लो कितना है, टी एल कितना है और टी पी कितना दे रखा है। तो एक्टिविटी ए के लिए 7, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 7, मोस्ट लाइकली टाइम है 8 और पेसिमिस्टिक टाइम है 9, ठीक। तो लिख लो टी नॉट है आपका 7 डेज, टी एल है आपका 8 डेज और टी पी है आपका 9 डेज। सेम इसी तरह एक्टिविटी बी में देख लो, टी नॉट, टी एल एंड टी पी। देखो क्या दे रखा है, बी के लिए 6 है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 7.5 है मोस्ट लाइकली टाइम और 12 है पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक। तो टी नॉट कितना है 6 डेज, 7.5 डेज एंड 12 डेज, ठीक। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर ए के लिए, पहले ए के लिए निकाल लो, एक्टिविटी ए के लिए। तो क्या फॉर्मूला होता है, टी नॉट प्लस 4 टी एल प्लस टी पी अपॉन 6। फॉर्मूला तो याद होगा ना, टी नॉट है 7, 4 × 8 प्लस 9 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 8 डेज। अब सेम निकाल लो बी के लिए। तो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम फॉर बी, टी नॉट प्लस 4 टी एल प्लस टी पी अपॉन 6। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखना। टी नॉट की वैल्यू है 6 प्लस 4 × 7.5 प्लस 12 अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लो, ये भी आएगा 8 डेज। तो मतलब कि एक्टिविटी ए के लिए भी 8 दिन, एक्टिविटी बी के लिए भी 8 दिन, ठीक। तो ऑप्शन देखो कुछ ऐसा दे रखा है। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एक्टिविटी इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम एक्टिविटी बी, नहीं। एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ बोथ एक्टिविटी एंड बी विल बी सेम, ठीक है। हाँ, तो दोनों की एक्टिविटी के लिए सेम आ रहा है, 8 दिन उसके लिए भी, 8 दिन उसके लिए भी। तो यहाँ पे आंसर आपका ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, इन PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो। जो PERT एनालिसिस है उसमें जो टाइम एस्टिमेट एक्टिविटी का है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे अकरेंस करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे ना। तो हम जानते हैं जो PERT एनालिसिस होती है उसका जो टाइम एस्टिमेट होता है एक्टिविटी के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए, उसकी अकरेंस जो है वो फॉलो करती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, ठीक है ना। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करती है, तो सी आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो। तो जनरली क्या फॉलो करता है, हम जानते हैं जो कि आपका एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है वो जनरली फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉर बोथ PERT एंड CPM के लिए। PERT हो या CPM हो, उस दोनों के लिए हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को फॉलो करता है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये याद रखना। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ए डिले इन कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट विल इंक्रीज। भाई देखो, प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है अगर उसमें डिले होगा तो क्या इंक्रीज करेगा, ठीक है। मान लो कि कोई एक प्रोजेक्ट है जिसको 1 साल के अंदर ख़त्म होना है, लेकिन वो 1 साल के अंदर ख़त्म नहीं हो पाया, उसको 12 महीने में ना ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो रहा है 15 महीने में, तो उससे क्या इंक्रीज हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। तो पहले तो यहाँ देखो आंसर है 10। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, मन में सोचो क्या क्या आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। इनडायरेक्ट कॉस्ट में देखो रेंट आ सकता है, भाई जो चीज़ें तुम रेंट पे लोगे, जैसे वहाँ पे तुम आपने ऑफिस बनाया तो ऑफिस बनाओगे कोई, ठीक है ना, तो आप ऑफिस के लिए कोई रेंट पे रूम ले सकते हो, ठीक। मशीन कुछ रेंट पे लोगे, ठीक। प्लस आपके ऊपर कोई मान लो कभी कोई पेनाल्टी लग सकती है क्योंकि लेट कर रहा हो काम, तो पेनाल्टी लगेगी तो पेनाल्टी हो गई, ठीक। आउटेज लॉस हो गया, आउटेज लॉस हो रहा है, ठीक। मान लो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो ये सब
आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है, ठीक, ओवरहेड हो रहा है। ये सारी चीजें आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आएगी, ठीक। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, आपके लेबर कॉस्ट आता है, ठीक, लेबर कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक। और कौन सा था, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ठीक। इक्विपमेंट कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ठीक, ETC। तो ये सब आपके डायरेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब बात हो रही है, देख लो कि जैसे टाइम बढ़ेगा तो सिंपल बात है, आपने कोई चीज़ रेंट पे ली है, मान लो 12 महीने का रेंट लोगे तो कम हो जाएगा, लेकिन वही काम अगर काम बढ़ गया आपका तो आपको वही चीज़ 15 महीने के लिए, मतलब 3 महीने और आप रेंट दोगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ग्राफ देखो इसका तो ये टाइम है, ठीक, ये आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक। तो सिंपल बात है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ठीक। इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर यही चीज़ तुम डायरेक्ट कॉस्ट में देखो तो क्या होगा, इधर टाइम है, इधर डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा काम तुम्हारा होता जाएगा तो डायरेक्ट कॉस्ट भी कम होती जाएगी, ठीक है, समय के साथ साथ कम होती चली जाएगी, ठीक। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे आपके कंप्लीशन टाइम में डिले होगा तो प्रोजेक्ट का टाइम है भाई, मान लो प्रोजेक्ट का कोई टाइम है वो डिले हो रहा है तो वहाँ पे आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। जहाँ आपको 12 महीने का अपना रेंट देना है वहीं अब आपको 15 महीने का रेंट देना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन पार्ट एनालिसिस द एस्टिमेट्स ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो। देखो ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी था, कहाँ गया, ये वाला देखो सेम वो हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है ना। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, ठीक, लगा लेना। चलो नेक्स्ट हो, वर्किंग आउट एग्जैक्ट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क इज नोन एज। तो भाई देखो वर्क का कोई भी काम है उसके जो वेरियस आइटम है उसके लिए आपको एग्जैक्ट क्वांटिटीज निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो कहाँ से फाइंड आउट होती है, सिंपल सी बात है, जब हम लोग एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेट करने पे हमारे जो विभिन्न टाइप के जो आइटम होते हैं उनकी जो एग्जैक्ट क्वांटिटी होती है वो हमें पता चल जाती है। तो ये पता चलेगी एस्टिमेटिंग से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, एस्टिमेटिंग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट हो, for a given activity the optimistic time, pessimistic time and the most probable estimate are 5, 17, 18 days respectively, the expected time is, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आंसर 13 का आंसर क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला लगेगा अभी जो बताए थे। एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं बताओ भाई, T0 + 4 TL + TP अपॉन 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन में T0 कितना दे रखा है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है 5, 17 और 8, तो 5 + 4 TL 8 और +17 है आपका ये, ठीक, अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे आएगा 9 डेज। तो आंसर देख लो 8, 9, 10, 9 डेज आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग में क्या हो रहा है भाई, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज रिड्यूस हो रही है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज इंक्रीज होगी, यूनिफॉर्म डिमांड होगा भाई, यूनिफॉर्म डिमांड ऑफ रिसोर्स इज अचीव्ड, या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज कंट्रोल। तो जो रिसोर्स लेवलिंग होती है यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टाइम होता है, टोटल ड्यूरेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना बी, टोटल ड्यूरेशन टाइम यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन पार्ट एनालिसिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम इज। तो भाई जो पार्ट एनालिसिस होती है यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है कंप्लीशन होने की किसी भी एक्टिविटी को, उसके लिए जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो 50% होता है, जबकि CPM में हम यही चीज़ 100% रखते हैं, ठीक है।
जब PERT की बात होती है तो यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम मानते हैं कि वो इतने समय में कंप्लीट हो जाएगा, तो वो उसका 50% हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम लेते हैं, जबकि यही चीज़ CPM के लिए हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो PERT की बात हो रही तो 50% पे टिक लगा दो। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द टेक्निक विच इज़ इवेंट ओरिएंटेड इज, तो इवेंट ओरिएंटेड क्या था, अभी बताया था भाई, PERT, हद कर लो, PERT क्या होता है, इवेंट, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो PERT आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन नहीं है, लाइट कंस्ट्रक्शन, मीडियम कंस्ट्रक्शन, हैवी इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी में आपके लाइट भी आता है, ठीक है, आपका हैवी कंस्ट्रक्शन भी आता है और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन भी आता है। ये जो मीडियम कंस्ट्रक्शन है ये इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, सो बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हु इन्वेंटेड बाई बार चार्ट, तो बार चार्ट को किसने इन्वेंट किया था, तो इनका नाम था हेनरी गांट। ठीक है, हेनरी गांट ने इसको इन्वेंट किया था बार चार्ट को, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बस तो आज के लिए हम लोग ने 18 क्वेश्चन CMAD के कंप्लीट किए। आई होप गाइस कि आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।